मेरे आज के व्याख्यान का विषय है मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत। राजनीतिक यथार्थवाद का मानना है कि राजनीति वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित होती है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में समाई हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति को यथार्थवाद के अंतर्गत हित अवधारणा को शक्ति के अर्थ में परिभाषित किया जाता है। हित संबंधी राजनीतिक क्रिया के निर्धारण में राजनीतिक परिस्थिति या संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए विदेश नीति समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप संचालित होती है जिससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। अतः राष्ट्रीय हितों को घरेलू परिस्थितियों एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। राजनीतिक यथार्थवाद किसी भी राजनीतिक क्रिया के नैतिक महत्व से परिचित है, परंतु यथार्थवाद इस धारणा पर कायम है कि राज्यों की क्रियाओं पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद किसी राष्ट्र विशेष की नैतिक आकांक्षाओं को संपूर्ण विश्व को शासित करने वाले नैतिक कानूनों के साथ जोड़ने या उनसे पहचान को स्वीकार नहीं करता। बौद्धिक रूप में राजनीतिक यथार्थवादी राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल देते हैं, जैसे अर्थशास्त्री, वकील या नैतिकतावादी अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। मॉर्गेनथाउ का यह मत था कि मानव के प्रथम आक्रमण को नियंत्रित करने का एकमात्र व्यावहारिक कदम राज्यों के मध्य स्थिरता को कायम करना है। अतः उन्होंने यह सुझाव दिया कि बड़े पैमाने पर हिंसा की चुनौती का शक्ति संतुलन की रणनीति द्वारा सामना किया जा सकता है। लेकिन मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने में विफल रहा। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन के बावजूद भी सोवियत संघ का जो शांतिपूर्ण अंत हुआ है, मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत इस शांतिमय परिवर्तन को समझने में विफल रहा है। पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस में मॉर्गेनथाउ ने शक्ति संतुलन की संरचना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वाभाविक एवं बार बार होने वाली प्रक्रिया बतलाया है। द्वितीय, मॉर्गेनथाउ ने शांति की अवधारणा को परिवर्तन के साथ जोड़कर नहीं देखा है, बल्कि उसे नीतियों के साथ जोड़ा है जो भू राजनीतिक स्थिति की उज्ज्वलता में अभिवृद्धि करता है। उन्होंने लिखा है कि इस उज्ज्वलता के बने रहने से स्थायी शांति को स्थापित किया जा सकता है, जबकि आलोचक कहते हैं कि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच शक्ति में यथास्थिति के बावजूद भी सोवियत संघ का शांतिमय ढंग से पतन हुआ। सोवियत संघ जैसे विशाल साम्राज्य का पतन बिना किसी युद्ध, टकराव व धमाके के हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व सामरिक विशेषज्ञों को चौंकाने वाली एक अभूतपूर्व घटना है। अतः मॉर्गेनथाउ का शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। तृतीय, मॉर्गेनथाउ हित के संदर्भ में समकालीन नव यथार्थवादी राजनेताओं के इरादों को महत्वपूर्ण समझते हुए भी इरादों से अधिक क्षमताओं पर बल देते हैं। नव यथार्थवादियों का मंतव्य है कि अन्य राज्यों, देशों के भविष्य के इरादों एवं हितों के बारे में देशों की अनिश्चितता के कारण राज्य अभिनेता अपने अपने देशों की क्षमताओं पर अधिक ध्यान देते हैं। उदाहरणार्थ, चीन की बढ़ती आर्थिक, सैन्य, परमाणु क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका चीन को अपनी वास्तविक चुनौती मानता है और उसी के अनुरूप चीन की बढ़ती हुई शक्ति को सीमित करने के लिए बहुस्वरूपीय रणनीतियों के निर्माण एवं उनको लागू करने में लगा है। भारत के साथ सामरिक भागीदारी तथा अमेरिका चीन के दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया में बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाना चाहता है। चतुर्थ, नव यथार्थवादियों की मान्यता है कि शक्ति के लिए संघर्ष मानव प्रकृति में सन्निहित नहीं है,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। नव यथार्थवाद के प्रमुख प्रतिपादक केनेथ वाल्टज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना शक्ति संतुलन की राजनीति के आधार को मुख्य रूप से प्रेरित करती है। वाल्टज की भी आलोचना की जा रही है कि उन्होंने आंतरिक विशेषताओं को अलग माना है, जबकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आंतरिक परिस्थितियों से पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ इस बात की चर्चा करना आवश्यक है कि मार्गेंथाउ की तरह वाल्टज भी शांतिमय परिवर्तन के पीछे शर्तों एवं मूल कारणों की सफलतापूर्वक व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सके। वाल्टज इस बात पर बल देते हैं कि द्विध्रुवीय व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की, परंतु फिर भी वाल्टज शीत युद्ध के शांतिमय अंत एवं सोवियत संघ में क्रांतिकारी बदलाव, पूर्वी खेमे का विभाजन जैसी घटनाओं की संतोषजनक व्याख्या करने में सफल नहीं हुए हैं। यद्यपि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना की प्रमुखता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उपरोक्त तर्क वितर्क के बावजूद भी मार्गेंथाउ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुव्यवस्थित व सटीक ढंग से प्रस्तुत करना ही नहीं, बल्कि जॉन लेविज गांधीज के अनुसार इस क्षेत्र में मार्गेंथाउ की पुस्तक पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस ने आगामी सिद्धांतों के विकास में ठोस आधारशिला रखी है। मार्गेंथाउ की कूटनीतिक इतिहासकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनविदों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों से सदैव यह शिकायत रही है कि वे विश्व राजनीति के मौलिक सिद्धांतों की पहचान करने में विफल रहे हैं। मार्गेंथाउ इस बात पर बल देते हैं कि जब तक विश्व राजनीति के पूर्व ढांचों का सावधानीपूर्वक परीक्षण नहीं किया जाता, तब तक राज्य कला की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्वसनीय भविष्यवाणियाँ कभी भी संभव नहीं होंगी, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक परिस्थिति में विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ सदैव मौजूद रहेंगी। अतः मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से समझने व समझाने का भरसक प्रयत्न किया है, जिससे भविष्यवाणी करने की संभावना बढ़ सके। इस तथ्य को मार्टन कपलान एवं जे डेविड सिंगर ने भी स्वीकार किया है, परंतु मार्गेंथाउ के यथार्थवाद सिद्धांत ने कोई व्यावहारिक दिशा निर्देश नहीं दिए, जिसके आधार पर सिद्धांत का उपयोग कर भविष्य को पूर्व में भलीभांति देखा जा सके। अन्य आलोचक यह भी कहते हैं कि मार्गेंथाउ इस बात की व्याख्या नहीं दे पाए कि शक्ति की लालसा अन्य मानवीय इच्छाओं पर प्राथमिकता कैसे स्थापित कर सकी। यद्यपि उन्होंने शक्ति की लालसा को मानव प्रकृति का अविभाज्य व मूल भाग माना है, इन आलोचनाओं के बावजूद मार्गेंथाउ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक व्यापक सिद्धांत के निर्माण में किए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।